क्लियर? तो सबसे पहली आपकी एजेंसी कौन सी हो गई? CS। आगे क्या लिख रहे हो? DSIR के पार्ट लिख रहे हो ना? मैं आपको बता दूं, कंफ्यूज मत हो ना। तो R&D, हाँ, R&D रिसर्च और डेवलपमेंट करने की एजेंसीज जो आपको मैं बता रहा हूं साइंस को लेकर के, उसमें से पहली जो एजेंसी है वो तुम्हारी कौन सी हो गई? CSIR। ठीक है, दूसरी एजेंसी लिखो TPDU, ये है सेकेंड एजेंसी फॉर द साइंस डेवलपमेंट, साइंस विकास के लिए। TPDU फुल फॉर्म की नीड नहीं है, टेक्निकल डिपार्टमेंट करके कुछ है। TPDU लिख लो। इसका काम है इंडस्ट्रियल रिसर्च, औद्योगिक शोध करना, इंडस्ट्रियल रिसर्च, औद्योगिक शोध करना, रिसर्च। दूसरा प्रौद्योगिकी विकास, टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी विकास करना, प्रौद्योगिकी विकास करना। तीसरा है TPDU। थर्ड है प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रमोशन प्रोग्राम, प्रोत्साहन कार्यक्रम, प्रमोशन प्रोग्राम चलाना। ठीक है, नेक्स्ट है TDDP, TDDP। TPDU के बाद नेक्स्ट है सामने आपके TDDP। TDDP ये होता है, लिखो इसका एम, बस एम लिखते चलो नीचे नीचे। तकनीकी को अपनाना, एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एक्सेप्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा एडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी को अनुकूल बनाना। सबसे पहले क्या करना? जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या करना? स्वीकार करना टेक्नोलॉजी को। ठीक है, स्वीकार करने के बाद उसको अपने अनुकूल बनाना। और तीसरा होता है उस टेक्नोलॉजी के प्रॉस एंड कॉन्स को स्टडी करना, लाभ और हानि को, लाभ और हानि को स्टडी करना, प्रॉस एंड कॉन्स। TDDP। नेक्स्ट है TEPP, TEPP, TEPP। इसमें लिखो ध्यान से, इंडियन इन्वेंशन, भारतीय आविष्कार, इंडियन इन्वेंशन, उसको डैश करके लिख लो यूटिलाइज, क्षमता को दोहन करना, यूटिलाइज करना, TEPP, दोहन करना। इंडिया में जो अलग अलग आपके बहुत सारे हैं उनको दोहन करना। नेक्स्ट NRDC, नेशनल रिसर्च लैब है, NRDC, NRDC। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, 53 में बनाया गया है, 1953 में। और इसका मेन एम है इंक्रीज द डिमांड ऑफ साइंटिफिक लैब, विज्ञान की प्रयोगशाला की मांग को बढ़ाना। इंक्रीज द डिमांड ऑफ साइंटिफिक लैब, जो साइंस की लैब होती है उसको इंक्रीज करना, अलग अलग जगहों पे डिमांड बढ़ाना साइंटिफिक लैब की। ठीक है, ठीक है, ये हो गए आपकी एजेंसीज। अब आइए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कौन कौन से इंडिया में साइंस को लेकर के डेवलपमेंट हुए हैं। भाई आपके काम काम के जो हैं उसको पढ़ा देता हूं मैं आपको। चलिए शुरू करें, चलिए पहले लिखिए ये। अब ये आपका शुरू, ये तो हुआ बेसिक। इंडिया में साइंस के लिए कौन कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन से नए डेवलपमेंट हुए वो आपको पढ़ने हैं। पहला ये
न्यूट्रास्यूटिकल्स, 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 NEUTRA PSEPSUTICals, न्यूट्रास, पी ध्यान रखना साइलेंट है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये हुआ आपका थोड़ा सा टेक्निकल। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं? किसी ने सुना है? न्यूट्रिशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? पोषण, उससे लिखिए। दोज एलिमेंट, दोज केमिकल एलिमेंट, ऐसे रासायनिक पदार्थ, ऐसे रासायनिक पदार्थ, केमिकल एलिमेंट होते हैं, रासायनिक पदार्थ, ध्यान से, दोज केमिकल एलिमेंट्स जनरेटेड बाय फूड, भोजन से उत्पन्न होंगे, जनरेटेड बाय फूड, भोजन से बनते हैं न्यूट्राकेमिकल्स, बाय फूड। दो काम, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा, सेफ्टी ऑफ बॉडी, और दूसरा है यातायात व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन साइकिल। इन दोनों को मेंटेन करने का काम करते हैं ये वाले न्यूट्रास्यूटिकल्स। केमिकल्स होते हैं जो खाने से मिलते हैं, जो दो काम करते हैं, बॉडी की सेफ्टी करने का काम करते हैं और दूसरा ये करते हैं। ठीक है। 2013 में भारत का पहला न्यूट्रास्यूटिकल्स पार्क खुल गया है। 2013 में इंडिया का पहला न्यूट्रास्यूटिकल्स पार्क इन मुंबई, मुंबई में पहला न्यूट्रिकल्स पार्क है आपका, खुला है। दूसरा, चलिए एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी नई नई वैरायटी डेवलप कर रहा है, तो न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे कौन से होते हैं, तो आपके लिए भी ये बायो का भी सेक्टर होगा। देखिए एग्जाम्पल, ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। चलिए पहले आइए, एंटीऑक्सीडेंट, सुना है? एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? बॉडी में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट किस चीज को खाने से मिलता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? काम क्या होता है इसका? कुछ काम होता होगा ना? क्या करते हैं? हाँ, क्या करते हैं? साफ, मतलब डिटॉक्स करते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो डिटॉक्स करने का काम, डिटॉक्स समझते हो? बॉडी के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको बाहर निकालना। तो एंटीऑक्सीडेंट सबसे अच्छा कौन सा होता है, किसी को आइडिया नहीं? आम, सीड, कौन से? विटामिन सी, वो तो ठीक है, मुझे फूड बताओ, वो तो ठीक है। अंजीर, देसी बताओ जो मार्केट में मिल जाए। सबसे ज्यादा, कोई बात नहीं, एंटीऑक्सीडेंट में लिखिएगा अमरूद। हल्की चीज बताइए जो कॉमन पीपल को अवेलेबल है। सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट है गुआवा, अमरूद पहला। दूसरा होता है जो इन्होंने वर्ड यूज किया, विटामिन सी, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स। लाल वाले अंगूर देखे हो? अरे दुकानों पर कभी अंगूर खरीदने जाते, काले होते हैं, एक हरे होते हैं, एक लाल होते हैं, वो होते हैं अंगूरों में सबसे बेहतर। तो लिखिए रेड ग्रेप्स, लाल अंगूर एंटीऑक्सीडेंट्स में। 1 2 3 4 5, 5 बार आया रेड ग्रेप्स को लेकर के। इसके अलावा डार्क चॉकलेट्स, डार्क चॉकलेट जानते हैं? खाइए, कैडबरी वाली नहीं, मीठा हो जाए, वो मीठा ही होगा फिर बॉडी में शुगर। हाँ, डार्क चॉकलेट। तो ये हुआ पहला एंटीऑक्सीडेंट जो इस तरीके में आते हैं। इस पे रिसर्च इंडिया वाले काम कर रहे हैं। दूसरा लिखिए कैंसर, कैंसर रोधी, जो कैंसर को स्टॉप करने के होते हैं। सबसे अच्छा कैंसर को रोकने के लिए क्या होता है पता है? जामुन, वो तो डायबिटीज के लिए होता है। अच्छा, पता नहीं, डायबिटीज तो मैंने बहुत सुना है। हैं?
अच्छा मेरे को नहीं पता भाई, जामुन का पाउडर पता नहीं, लिखना नहीं भाई, इसमें कुछ और है। कि गवर्नमेंट जिस पे ये सारे हैं, जिस पे गवर्नमेंट काम कर रही है वो है, तो लिख लीजिए सबसे ज्यादा है ब्रोकली। ब्रोकली जानते हैं? हाँ, फूल गोभी बहन, ग्रीन वाली ब्रोकली। ब्रोकली आपको पता है लैब प्रोडक्ट है। ब्रोकली ओरिजिनल में नहीं है, ब्रोकली हमेशा जो फूल सुबह में लगती है कि नहीं है, तो जो ब्रोकली इनिशियली बनाई गई थी वो फूल गोभी से ही बनाई गई है। वो खेत में जो उगाई जाती है ब्रोकली, याद रखना, वो हाइब्रिड है। मतलब सबसे पहले जब ब्रोकली बनाई थी वो लैब में बनी थी, आलू लैब में नहीं बना था, आलू खेत में बना था। समझ लो डिफरेंस, ब्रोकली लैब की है, ठीक है। तो ब्रोकली सुल्फोरिफेन, ब्रोकली में जो मिलता है प्रोडक्ट सुल्फोरिफेन, ये वो प्रोडक्ट है जो ब्रोकली में मिलता है। कौन सा वाला प्रोडक्ट है जो पीछे मैंने लिखा है हेडिंग, ये वाला। नेक्स्ट, हार्ट के लिए, हार्ट दिल के लिए, हार्ट के लिए हृदय बोलते हैं शायद ना, हार्ट के लिए अलसी जानते हो? अलसी, उसके सीड, अलसी जानते हो सब लोग, क्या बोलते हैं? फ्लैक्स सीड, लिख लीजिए फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज। तो अलसी के बीज में जो मिलता है आपको क्यूटिकल्स, न्यूटिकल्स में, उसमें नाम है अल्फा लिनोलिक एसिड, अल्फा लाइनोलिक, ये नाम है अल्फा लाइनोलिक, ALPHALINOLIK, अल्फा लाइनोलिक एसिड होता ही है। नेक्स्ट, फटाफट, इसके अलावा कुछ और एग्जाम, ये तो हो गए जो गवर्नमेंट काम करे, इसके अलावा जो कॉमन आपके फूड में मिलते हैं, लिखो फटाफट। सबसे पहले मिलता है गाजर, गाजर नहीं कैरेट, कैरेट का रेड कलर क्यों होता है? यहां बायो भी आपकी कवर हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। कैरेट का रेड कलर 10 बार का क्वेश्चन है यूपीएससी का। हर एक फूल पत्ती या जो सब्जी खाते हैं उसका कलर अलग अलग होता है ना, उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। गाजर लाल होती है, आलू ऐसा होता है, वो हरी होती है, तो कुछ रीजन होगा ना। तो वो रीजन क्या हो सकता है? गाजर लाल क्यों, किसी को नहीं आइडिया? कोई बात नहीं, गाजर को लिखिए कैराटिनिक एसिड, कैराटिन बोलते हैं गाजर को, क्या बोलते हैं? कैरेट। तो कैराटिनो, कैराटिनिक, CARATINIK, कैराटिनिक एसिड गाजर में मिलती है। नेक्स्ट, ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल मिलता है ल्यूटिन, LUTIN, हरी सब्जियों में ल्यूटिन। नेक्स्ट, टमाटर लाल होता है, रेड पोटैटो, टोमेटो, लाइकोपीन, लिखते चलो टाइम बहुत लगाओगे ऐसे में। टमाटर में लिखो लाइकोपीन, LICOPINE, लाइकोपीन टमाटर। ओमेगा तो सुना ही होगा आपने, ओमेगा ग्लूटिन, लिख लीजिए ओमेगा ग्लूटिन, ओमेगा OMEGA, ओमेगा ग्लूटिन, ओमेगा ग्लूटिन। ये पता किसमें बनता है? ये होता है गेहूं का जो चोकर होता है, समझते हो? तुम लोग आटा गए हो पिसवाने कभी? तो आपने सुना होगा घर पे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं ना, ज्यादा महीन आटा नहीं खाना चाहिए, सुने हो? या फिर आज पुराने जो लोग होते हैं वो अभी भी पिसा करके आटा खाते हैं, चक्की जाते हैं, उनको बोलते हैं ना थोड़ा बारीक मत पीसना, थोड़ा मोटा पीसना, सुने हो? तो वो जो गेहूं का, अगर आपने कभी आटा ऐसे करके, जो गाँव वहां से वो आटा वहां पिसा करके लाया जाता है, जैसे आप लोग इस आटे की डायरेक्ट रोटी बनाते हो, गाँव देहात में जो आटा होता है उसको पहले छानते हैं, चालते हैं, उसके बाद जो मेन आटा निकल जाता है उसकी बनती, जो ऊपर होता है वो चोकर होता है, उसको गाय आय को दे देते हैं खाने के लिए, समझ रहे हो? वो जो चोकर होते हैं, यानी आप गेहूं जो होता है सीड, उसको पीसो तो गेहूं से आटा निकल गया, बट फिर भी छोटा छोटा थोड़ा सा बच जाएगा, तो वो जो छोटा बच गया वो चोकर होता है, समझ गए? उस चोकर में सबसे ज्यादा मिलता है ओमेगा ग्लूटिन। लिख लो गेहूं। ईसबगोल जानते हो? ईसबगोल नहीं जानते हो? घर वाले तो बड़े बुजुर्ग कोई भी होंगे निपटाते होंगे, हैं? ईसबगोल कॉन्स्टिपेशन में काम आता है ना? पापा मम्मी सबके ऑलमोस्ट ईसबगोल इंपॉर्टेंट नहीं है, आया हुआ है। इसके अलावा ओमेगा 3, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फैटी एसिड ये है आपका दो में, पहला है मछली फिश और दूसरा है सोयाबीन। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ये सब एग्जाम्पल हो गए जो यहां पे मिलता है। गाजर वो सब समझ में आ रहा है? हो गया यार, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। चलो नेक्स्ट आओ,
हेडिंग डालिए, बौद्धिक संपदा अधिकार। बौद्धिक संपदा अधिकार हेडिंग में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सुने होंगे आप लोगों ने, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। हाँ उसी में नेक्स्ट करते चलिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ध्यान से ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ लो, सिविल्स के लिए तो बहुत काम का है भाई ये। बौद्धिक संपदा, देखो संपदा अभी तक आप लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टी जानी वो कौन सी है, घर, गाड़ी, सुना है, ये प्लॉट, यही सब होता प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बौद्धिक, दिमाग वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये नई चीज आ गई, बाकी प्रॉपर्टी तो आप समझ गए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, आईपीआर। तो ध्यान से देखो, पहले चीज ये क्या लीगल प्रोटेक्शंस होते हैं, वैधानिक प्रोटेक्शन दिया जाता है, दैट गिव क्रिएटर्स, जिसने बनाया है, टू देयर क्रिएशंस फॉर ए सेट पीरियड ऑफ टाइम, सिंपली टाइम पर्टिकुलर, एक साल के लिए वो जो चीज आपने बनाई है उसके ऊपर अधिकार आपका होगा, ये राइट्स कहलाता है आईपीआर। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, ये 4 चीजें शामिल हैं, अभी लिखना है आपको। पहला क्या है, इन्वेंशन, मतलब मैंने अगर साइंस की कोई चीज बनाई, मान लीजिए पेन मैंने बनाया, तो इस पेन को 1 साल तक कोई नहीं बना सकता है। अगर बनाएगा तो मैं आईसी कोर्ट में क्या कर दूंगा, केस कर दूंगा उसके खिलाफ, ठीक है। पहली चीज इसका क्या बोले, इन्वेंशन। दूसरा क्या है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, अगर कोई मैंने ऐसा काम किया है जो लिटरेचर बेसिस पे, और इसीलिए अगर लिटरेचर किसी का होता है, जब आप बुक लेके आते हो उसका फ्रंट पेज पढ़ो, क्या होता है कि इस किताब का कोई भी चीज को छापना क्या है, कानूनी गलत है, आपको केस हो जाएगा। इसके लिए अगर कोई बुक है उस कॉपी कर रहे हैं आप, तो वो क्या होगा, लीगल राइट हो गया उसका। इसीलिए किसी भी किताब को अगर आप छाप रहे हैं तो उसके बदले आपको क्या देनी होती है, रॉयल्टी, सुना है तुम लोगों ने, वो रॉयल्टी दी जाती है, समझ में आया। तो ये आईपीआर में आता है। तीसरा क्या है, डिजाइन, कोई भी नया डिजाइन आपने बनाया और उस डिजाइन का आपने पेटेंट करा लिया, सुने हो पेटेंट, वो यही है। जैसे अचीवर्स एकेडमी का लोगो आपने देखा है गोल वाला, उस पे मैंने पेटेंट करा रखा है। तो पॉइंट क्या है, उस लोगो को अगर कोई भी यूज करेगा मेरी परमिशन के बिना, तो 2 चीजें हैं। पहली चीज है या तो वो सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, या फिर अगर मैं उसके ऊपर केस करता हूं तो उस सिचुएशन में वो क्या देगा, मेरे को पेनल्टी देगा, और फर्दर अगर यूज करना है उसको तो फिर मेरे को क्या देगा, रॉयल्टी देगा। बात समझ गए। ये सबके ऊपर लागू होता है, किसके ऊपर, डिजाइन के ऊपर। कोई भी डिजाइन मैंने डेवलप किया और किसी भी चीज का सिंबल, किसी का नाम और इमेजेस, किस पर्पस से, कॉमर्शियल पर्पस से, समझ गए। मतलब जैसे कल मैंने बताया था फोटो वाला, भाई तुम्हारी फोटो कोई और यूज करके कुछ करे तो गलत है कि नहीं, तो उसके लिए अधिकार क्या तुम्हारे पास, आईपीआर है। तुम्हारे घर को कोई गलत यूज करेगा वो तो प्रॉपर्टी समझ में आता, तो भाई तुम्हारा घर में ताला बंद है और कोई उसके अंदर आके घुस के चला गया तो वो तो प्रॉपर्टी वायलेशन हो गया, उसके राइट्स तो तुमको पता है। बट ये चारों पांचों चीजें टच नहीं होती हैं, समझ रहे। एक होता है, सुने 2 तरह की प्रॉपर्टी, कौन कौन सी, कॉग्निजेबल नहीं सुने हो, टेंजिबल सुने हो, इनटेंजिबल, क्या हिंदी में पता नहीं बोलते हैं यार, अरे यार एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको टच करो और एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसको टच ना, सिंबल को क्या टच करोगे तुम, मेरी बात समझ में आई। मैंने कोई लोगो बनाया, उस लोगो को टच कर पाओगे आप, अबे कॉपी को टच करोगे, लोगो को थोड़ी टच करोगे, मेरी बात समझ रहे हो। हाँ कुछ भी भाई, लॉजिक बात है, समझिए बात को लेकर के। मेरा जो एकेडमी का लोगो है उस लोगो को आप टच नहीं कर सकते हो, लेकिन जो मेरी प्रॉपर्टी, मान लीजिए मेरा कोई प्लॉट है, मेरा कोई घर है, आप उसको टच कर सकते हो ना। तो 2 प्रॉपर्टी है, तो जो टेंजिबल है जिसको आप टच कर सकते हो उस पे राइट्स हैं, इनटेंजिबल पे जिस पे राइट्स नहीं है उसके राइट्स ये कहलाते हैं। अब समझ में आया, कुछ कुछ लिखिए। पहली चीज, पहले तो पूरा स्टेटमेंट लिखिए इंग्लिश में, हिंदी में मैं बोल रहा हूं, इंग्लिश वाले सेम एज इट इज लिखो। ऐसे वैधानिक अधिकार, मैं इंग्लिश में कुछ नहीं बोलूंगा, अपना चुपचाप कॉपी करिए। ऐसे वैधानिक अधिकार जो बनाने वाले को निश्चित समय के लिए उसकी बनाई गई चीज पर संपूर्ण अधिकार देते हैं, संपूर्ण अधिकार देते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात है निश्चित समय तक, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि वो लोगो एक पर्टिकुलर तक, इसीलिए आपने सुना होगा वेबसाइट,
वो नहीं है, कौन सी वेबसाइट है जिससे वो मिलता है डोमेन। हाँ GoDaddy वाले, तो GoDaddy achieversacademy.com, ये 1 साल के लिए GoDaddy का डोमेन मैंने ले रखा है मान लीजिए, तो 1 साल तक .com वाला जो नाम है उसको कोई यूज नहीं कर सकता। achieversacademy.in यूज कर सकते, .com नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ये आजकल चीजें होती हैं। तो लिखिए इट हैज 4 टाइप, इसके 4 प्रकार होते हैं। इट हैज 4 टाइप, इसके 4 प्रकार होते हैं। चारों के नाम सामने, आविष्कार, इंग्लिश वाले अपना, हिंदी वाले अपना, आविष्कार, दूसरा साहित्यिक कार्य, तीसरा डिजाइन का तो डिजाइन ही रहेगा, डिजाइन, और ये है चिन्ह या नाम, किसके लिए? व्यापारिक उद्देश्य के लिए, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। इन चारों चीजों पे कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, व्यापारिक उद्देश्य के लिए, ठीक है? दीज 4 थिंग्स आर केम अंडर हो गए? हटाऊं? लिखिए टाइप ऑफ आईपीआर। आईपीआर के प्रकार कितने होते हैं? ये जो आपने कानून पढ़े, इन कानून के इतने तरह के होते हैं, कॉपीराइट जो होते हैं वो बताने जा रहा हूं मैं। टाइप ऑफ आईपीआर, चलिए, तो सबसे पहला होता है कॉपीराइट। सुना होगा आप लोगों ने कॉपीराइट, पहली हेडिंग, सेम इंग्लिश हिंदी सेम, कॉपीराइट। ध्यान से समझना, क्योंकि सुना सब है तुमने, मतलब क्या होता है वो समझना। पहले देखो क्या कह रहा है, एक लीगल टर्म है कॉपीराइट, मतलब वैधानिक टर्म होता है जो प्रोटेक्ट करता है क्या? राइट ऑफ क्रिएटर, जिसने भी बनाया उसको, ओवर देयर ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। समझ गए? इसका मतलब सिंपली बात है, जो अगर किसी चीज को मैंने बनाया, कोई चीज, उस चीज पे अधिकार मेरे होंगे, ये अधिकार कॉपीराइट कहलाता है। समझ में आ गया? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं कि भगवान पे कॉपीराइट बीजेपी वालों को नहीं है, जैसे राम को लेकर के है, तो कॉपीराइट का मतलब राम को बीजेपी वालों ने तो नहीं बनाया ना। बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए एक स्टेटमेंट, जैसे समझ गए, ये एक पेन है, इस पेन का कॉपीराइट मेरा नहीं है, इस पेन को जिस कंपनी ने बनाया उसका कॉपीराइट, कंपनी है इवोटा, तो इवोटा ने कॉपीराइट बनाया, तो समझ गया, मतलब कॉपी, तो सीधी बात है, इस पे कॉपीराइट किसका हो गया? इवोटा का। अगर इस पेन को मैं अपने प्रमोशनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैं इस कंपनी के कॉपीराइट वायलेट कर रहा हूं। समझ में आ गया? उसके लिए ऑप्शन क्या हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो लिख लीजिए, एक वैधानिक तथ्य, एक वैधानिक तथ्य, इंग्लिश वाले अपना कॉपी, एक वैधानिक तथ्य जिसमें किसी चीज को बनाने वाले के पास, किसी चीज को, यहां ध्यान से चीज लिखना, किसी चीज को बनाने वाले के पास उस चीज से संबंधित सभी अधिकार रहते हैं, उस चीज से संबंधित सभी अधिकार रहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अरे ऊपर हो गया क्या? रुक जाओ। एग्जाम्पल ये है सामने, जरूर लिखिएगा, कॉपीराइट पता तो चले है क्या। ये है एग्जाम्पल, मैं फटाफट लिख रहा हूं, लिखिए साहित्यिक वर्क। साहित्यिक वर्क सिंपली भाषा में कोई किताब अगर मैंने लिखी तो मेरा कॉपीराइट। साहित्यिक वर्क अपना अपना लिखते चलिए। दूसरा कलात्मक वर्क, कलात्मक कार्य, हिंदी वाले अपना साहित्यिक कार्य, कलात्मक कार्य। मूवीज, पिक्चर, मूवी वगैरह। नेक्स्ट संगीत, संगीत पूरा पूरा मत लिखना, बस कॉमा कॉमा जहां दे रहा वहां लिखना, समझो। लिटरेरी, आर्टिस्टिक, ऑडियो विजुअल, म्यूजिक, ऐसे करके कॉमा पे छोड़ देना, पूरा नहीं। म्यूजिक, संगीत। नेक्स्ट ड्रामा, थिएटर, नाटक और सॉफ्टवेयर, ये सब कॉपीराइट में आएंगे आपके। क्लियर हो गया कॉपीराइट?
तो अगर मैंने कोई गाना बनाया तो उस गाने के कॉपीराइट किसके हो गए, इसलिए आपने देखा सुन स्टोरी पे कॉपीराइट होते हैं, नहीं क्लेम लेम होता है। अब एक मूवी आई है, पता नहीं कौन सी बॉलीवुड की है, उसमें जो स्टोरी उठाई गई है, आपने सुना होगा कई बार जो स्टोरी के राइटर होते हैं वो केस कर देते हैं क्योंकि इसने कहानी चुरा ली, तो वो जो कहानी होती है उस पर कॉपीराइट उस स्टोरी वाले का हुआ। बात समझ रहे हैं? अभी एक मूवी है मैं बोल रहा हूँ, भी उस मूवी के कुछ कैरेक्टर के जो नाम है उसको किसी दूसरे मूवी के डायरेक्टर ने यूज किया है, तो उसने केस कर दिया उसके ऊपर कि भाई साहब इन्होंने मेरी जो मूवी उसके कैरेक्टर के नाम यूज, कैरेक्टर समझ गए, जैसे मूवी में कैरेक्टर का जो नाम है उसको रिफर किया गया कि ऐसा वैसा करके, जो भी था, मैं बोल रहा हूँ यार, भूत वाली जो मूवी आई है, अरे सरकटे वाली, क्या है वो, स्त्री टू का जो डायरेक्टर है उसकी कोई और मूवी आई है, मतलब दूसरे किसी डायरेक्टर, उसने स्त्री टू के कैरेक्टर को उठाया है उसमें से, समझ गए? तो स्त्री टू का जो डायरेक्टर है उसने केस कर दिया। तो मैंने दो ही ऑप्शन बताया, या तो माफी मांग लीजिए या पेनल्टी देनी पड़ेगी भाई साहब। तो उसने क्या बोला, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा, ये होता है नहीं, व्यवहार वाली बात है। समझ में आ गया? तो ये सारे काम किस में आ जाते तुम्हारे, कॉपीराइट होते भैया। क्लियर हो गया? कॉपीराइट का बाकायदा, किसी को कंफ्यूजन, हिंदी में बड़ा खतरनाक बोलते हैं, वैसे आप इंग्लिश में लिखिए कॉपीराइट, प्रतिलिप्याधिकार करके कुछ है ये। एनीवे, क्लियर हो गया कॉपीराइट सबको? चलो दूसरा आओ, ट्रेडमार्क सुना होगा सबने, ट्रेडमार्क सुना है? ट्रेडमार्क, ये है ट्रेडमार्क, लोगो जानते हो, समझ गए यार, देखा होगा तुमने, ये समझ गए, देख करके पहचान जाते हो, ये है उस कंपनी का ट्रेडमार्क। ये तो कंपनी में आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, आपको देख के ऑडी पॉडी सब पहचान जाते हो, वो उस कंपनी का क्या होता है, ट्रेडमार्क होता है। यानी इस वाली सीन को देखने से ही आपको पता चल जाएगा, जैसे बहुत सारे ट्रेडमार्क में और लोगो में डिफरेंस होता है। ट्रेडमार्क में नाम होता है, लोगो में साइन होते हैं। कुछ को समझ में आ रहा? हाँ, तो ये ध्यान रखना, जहां पे भी ट्रेडमार्क होगा, देखो ट्रेडमार्क में आपको क्या है, नाम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? और जो मैकडोनाल्ड, मर्सिडीज, मोबाइल दिख रहा है, प्यूमा, पेप्सी, सब में मिलेगा आपको, ठीक है? तो लिख लो ट्रेडमार्क का मतलब, समझ गए होगा मेरे हिसाब से। हिंदी में बोलते हैं व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क लिखो। अच्छा, इसमें डेफिनेशन इसमें दिया होगा कहीं, देख लो, लिख लो, इसमें लिखो, यह एक चिन्ह होता है, चिन्ह होता है जो किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु को, जो किसी वस्तु को खतरनाक हिंदी निकालना हो, जो किसी वस्तु को, रियल को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, रियल, वास्तविक, किसी वस्तु को वास्तविक पहचान देने का काम करता है, वास्तविक पहचान देने का काम करता है, ठीक है? ट्रेडमार्क देखो दिया, इज रिकॉग्नाइजेबल साइन, वर्ड, फ्रेज, सिंबल और डिजाइन दैट आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट और सर्विस एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर। दूसरे से क्या करता है, पेप्सी और कोका कोला आप देख के पहचान जाओगे, लोगो, वो होता है उसका ट्रेडमार्क। तो उस पेप्सी का वो जो साइन है, उस साइन को दुनिया में कोई यूज नहीं कर सकता, क्योंकि पेप्सी के उस साइन पे क्या ट्रेडमार्क करा रखा, किसने? ट्रेडमार्क एक दो नहीं होता है, करोड़ों डॉलर में होते हैं। ये हवाबाजी वाली बात नहीं होती कि आपको लगता है कि 2-4-10 हजार की चीज है, करोड़ों डॉलर लगते हैं बड़े बड़े एमएनसीज के। सारा खेल तो ट्रेडमार्क है भाई साहब, क्योंकि लोग क्या जानते हैं, साइन, लोगों को नहीं पता पेप्सी, कोका कोला। इसीलिए ध्यान रखो, जो एडवर्टाइजमेंट पे आप सोचो क्यों 20-20 करोड़ रुपया खर्च कर रही है सर ये कंपनी, देखें आमिर खान, ठंडा मतलब कोका कोला, इस लाइन का मतलब, ये लाइन ट्रेडमार्क करा रखी है। मतलब दुकान पे आप जाते हो, जनरली लोग क्या कहते हैं, भैया 2 ठंडा देना, जनरली ये मांगते हैं, कोई स्पेशली थोड़ा ना फैंटा दे दे तो कौन बोलता है यार 2 ठंडा भाई, कोल्ड ड्रिंक है, तो वो बताता ये है, ये शहरों में कोल्ड ड्रिंक है, गांव में ठंडा ही बोलते उसे, समझ गए? तो गांव में आपने क्या बोला, ठंडा देना। अब वो ठंडा में अगर पेप्सी ले आया तो तुम्हारे दिमाग में लाइन बैठी है कि नहीं, ठंडा मतलब कोका कोला, तो भाई ये क्यों लेके आया, तेरे को नहीं पता ठंडा मतलब कोका कोला, ब्रांड बना, ये फर्क होता है। इसीलिए इस लाइन का लोग, मैंने बताया, जो सिंगर होते हैं वो अपने गले का इंश्योरेंस कराते हैं, कॉपीराइट करा, बहुत कुछ होता है आजकल मार्केट में, पता है सारी, तो ये होते हैं साइन, ट्रेडमार्क। क्लियर होगा सबको? अगला आओ भाई, मैं अगर तुमको बोलूं मैकडी, तो मैकडी का ये एम तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिना सोचे, अगर मैकडी आप एक बार भी गए हो, ये साइन तुम्हारे दिमाग में होगा। मर्सिडीज में बोला, मर्सिडीज में क्या दिखेगा, ये लग रहा है कि दिख रहा, ये होता है क्या तुम्हारा? चलो दूसरा हो, पेटेंट।
पेटेंट भी सुना होगा तुम लोगों ने, पेटेंट स्पेशली पेटेंट किसके लिए है? इन्वेंशन के लिए केवल। लिखिए ऊपर आप अपना इंग्लिश में लिखिए, यह वैधानिक अधिकार, यह वैधानिक अधिकार किसी भी आविष्कार के लिए होता है, किसी भी आविष्कार के लिए होता है, किसी भी चीज का जो आविष्कार होता है उसके लिए होता है ये।